IIT JEE 2000 में फ्रिक्शन के ऊपर पूछा गया ये क्वेश्चन बड़ा ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है और आपको फ्रिक्शन के बारे में लगभग सभी कुछ सिखा जाता है। आप सभी का मेरे इस चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। जी हाँ, आज हम डिस्कस करेंगे IIT JEE 2000 में पूछे गए मैकेनिक्स के इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन कुछ ऐसा है, इस हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर 50 kg का एक बड़ा ब्लॉक है, जैसा आप देख रहे हैं। इसके ऊपर 20 kg का एक और ब्लॉक रखा है और यहाँ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे एक 5 kg का ब्लॉक और भी रखा है। ये सभी ब्लॉक्स आपस में कनेक्टेड हैं, जैसा कि डायग्राम में दिख रहा है। स्ट्रिंग मासलेस है, पुली भी मासलेस है। ये पुली इस ब्लॉक में फिक्स्ड है, ये पुली भी इस ब्लॉक में फिक्स्ड है। हालांकि मुझे याद आता है कि IIT JEE के क्वेश्चन पेपर में एक थोड़ी सी एम्बिग्विटी थी। ये जो पुली को फिक्स किया गया था, ये यहाँ पे ऐसे रॉड दिखाया गया था और एक कंफ्यूजन आ रहा था कि ये पुली इस हॉरिजॉन्टल सरफेस पे फिक्स्ड है या इस बड़े ब्लॉक पे। लेकिन जहाँ तक लगता है कि ये पुली बड़े ब्लॉक पे ही फिक्स्ड है। ये क्वेश्चन को ज़्यादा आसान रखता है और लगता है पढ़ने के बाद, समझने के बाद, करने के बाद कि शायद क्वेश्चन ऐसा ही रहा हो। तो ये पुली और ये पुली दोनों ही इस बड़े ब्लॉक के ऊपर फिक्स्ड है। ये कुछ ऐसा है, ये पुली यहाँ फिक्स्ड है और ये स्ट्रिंग जो है ये मासलेस स्ट्रिंग है जो इन दोनों ब्लॉक्स को कनेक्ट कर रही है। पुली मासलेस है। अब क्वेश्चन कहता है कि इस ब्लॉक और इस हॉरिजॉन्टल सरफेस के बीच में कोई फ्रिक्शन नहीं है, यहां फ्रिक्शन नहीं है, लेकिन इस ब्लॉक और हॉरिजॉन्टल सरफेस के बीच में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.3 है और उसी तरीके से ये ब्लॉक और इस ब्लॉक के बीच में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.3 है। अब आप जाते हैं और इस बड़े ब्लॉक पे एक हॉरिजॉन्टल फोर्स F लगाकर इसे पुल करना शुरू करते हैं। आप एक हॉरिजॉन्टल फोर्स F लगाकर इस बड़े ब्लॉक को पुल करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन कहता है F की किसी खास वैल्यू के लिए, कैपिटल F की किसी खास वैल्यू के लिए इस ब्लॉक पर लगने वाला फ्रिक्शन, अगर मैं इस पे लगने वाले फ्रिक्शन को F1 नाम दे दूं और इस पे लगने वाले फ्रिक्शन को F2 नाम दे दूं, तो क्वेश्चन कह रहा है इस ब्लॉक को एक ऐसे फोर्स से पुल किया गया, F की एक खास वैल्यू ऐसी है जिसके लिए इस पर लगने वाला फ्रिक्शन F1 इस ब्लॉक पर एक्ट करने वाले फ्रिक्शन का डबल है। फिर से सुन लीजिए, मैं इस बड़े ब्लॉक को कैपिटल F फोर्स अप्लाई करके खींच रहा हूं। कैपिटल F की एक पर्टिकुलर वैल्यू के लिए द फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग ऑन दिस ब्लॉक इज ट्वाइस द फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग ऑन दिस ब्लॉक, राइट? इन दिस पर्टिकुलर केस, for this particular case, you have to find the acceleration of the system, the force applied, the tension in the string, values of friction and all those things. Basically you have to find force F for which this is going to happen. That friction force acting on this block is twice the friction force acting on this block. अगर आपने आज तक इस सवाल को नहीं देखा है तो वीडियो को पॉज कर दीजिए, ट्राई कीजिए, बहुत मजा आने वाला है आपको। और अगर आपने देखा है फिर भी ट्राई कर लीजिए एक बार, इससे पहले कि आप मेरे सॉल्यूशन को सुने। बच्चों, क्वेश्चन कहता है F1 की वैल्यू F2 की डबल होनी चाहिए। जरा ध्यान से देखो, ये जो F2 फ्रिक्शन है इसकी मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकती है? F2 की मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू, दैट मींस इस ब्लॉक और सरफेस, हॉरिजॉन्टल सरफेस के बीच में एक्ट करने वाले फ्रिक्शन की लिमिटिंग वैल्यू क्या हो सकती है? म्यू इंटू एन। म्यू है 0.3 और ऑफ कोर्स आप सभी समझते हैं कि यहां जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है वो इसके वेट के इक्वल है, विच इज 5G 50। सो 0.3 इंटू 50, दिस गिव्स यू 15 न्यूटन। This friction cannot have a value higher than 15 न्यूटन। मान लेते हैं 1 मिनट के लिए 15 न्यूटन है, 1 मिनट मान लेते हैं 15 न्यूटन है। अगर ये फ्रिक्शन सच में 15 न्यूटन है तो ये फ्रिक्शन 30 न्यूटन है, isn't it? अब जरा ध्यान से देखिए, इस फ्रिक्शन की पीक वैल्यू क्या हो सकती है? इस F1 की पीक वैल्यू क्या हो सकती है?
म्यू इंटू एन, एन डैश यहां का जो भी नॉर्मल रिएक्शन है, कितना है नॉर्मल रिएक्शन 20 जी, 200 न्यूटन, 200 न्यूटन इंटू 0.3, 60। प्लीज ध्यान दो बच्चों, बहुत बड़ी बात, इस फ्रिक्शन की पीक वैल्यू 15 हो सकती है, 15 से बड़ी तो हो नहीं सकती, और ये फ्रिक्शन 0 से 60 के बीच में कहीं हो सकता है। पर क्वेश्चन कहता है कि ये फ्रिक्शन की वैल्यू इस फ्रिक्शन की वैल्यू का डबल है। अगर ये अपने पीक वैल्यू 15 पे हुआ तो भी इस फ्रिक्शन की वैल्यू 30 है, 30 से ऊपर तो नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है कि ये फ्रिक्शन इसका डबल है, इसकी बड़ी से बड़ी वैल्यू 15 है, तो इसकी बड़ी से बड़ी वैल्यू 30 के ऊपर तो नहीं हो सकती। दैट मीन्स आपने जो फोर्स लगाया है उस फोर्स के लिए इस फ्रिक्शन की वैल्यू 30 न्यूटन से बड़ी तो नहीं हो सकती। एक मिनट के लिए मान ले कि ये फ्रिक्शन 10 न्यूटन है, तो ठीक है, उसका डबल ये 20 है। व्हाट डज इट मीन? इसका क्या अर्थ हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि इन दोनों के बीच में जो फ्रिक्शन है वो स्टैटिक फ्रिक्शन है। क्यों? अगर यहां रबिंग हो रही होती, ये दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन हो रहा होता, ये ब्लॉक इस पर फिसल रहा होता, तो फ्रिक्शन काइनेटिक होता, और काइनेटिक फ्रिक्शन की तो एक ही वैल्यू होती है, वो म्यू इंटू एन 60 न्यूटन होता। प्लीज ध्यान दीजिए, अगर यहां पे फ्रिक्शन 60 न्यूटन होता तो वो काइनेटिक फ्रिक्शन हो सकता था, लेकिन हम साफ समझ सकते हैं कि ये जो फ्रिक्शन है ये 30 न्यूटन या उससे कम ही होगा, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है कि ये फ्रिक्शन इसका डबल है। तो ये बड़ा से बड़ा 15 हो सकता है, तो ये बहुत बड़ा हुआ तो 30 होगा। दैट मीन 60 से कम, अपनी जो लिमिटिंग वैल्यू है उससे काफी कम। ये तभी होगा ना जब फ्रिक्शन स्टैटिक हो। स्टैटिक फ्रिक्शन अपने साइज को घटा बढ़ा सकता है, वो 0 से एक मैक्सिमम वैल्यू के बीच में खुद को कहीं भी एडजस्ट कर सकता है। उसकी मैक्सिमम वैल्यू म्यू इंटू एन होती है, जो इस केस में 60 न्यूटन है। पर हमें यह समझ में आ रहा है क्वेश्चन को पढ़कर कि क्वेश्चन कह रहा है कि इस फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू संभव है एज पर द क्वेश्चन वो 30 न्यूटन है, तो नेचुरली 60 से कम है। वो ये फ्रिक्शन डेफिनेटली 60 से कम है, इसलिए इन दोनों के बीच में एक्ट करने वाला फ्रिक्शन फोर्स स्टैटिक फ्रिक्शन है। स्टैटिक फ्रिक्शन है मतलब यहां रबिंग नहीं हो रही है। यहां रबिंग नहीं हो रही है मींस अगर ये दोनों चल रहे हैं तो साथ चल रहे हैं विथ सेम एक्सेलरेशन, ये ब्लॉक इसके ऊपर फिसलता नहीं, घिसता नहीं, देयर इज नो रबिंग। ये अगर चल रहे हैं तो एक के ऊपर एक रख के ऐसे चल रहे हैं एक साथ, कोई रबिंग नहीं हो रही है। अगर दोनों चल रहे हैं तो दोनों का एक्सेलरेशन सेम है। अगर दोनों चल रहे हैं तो दोनों का एक्सेलरेशन सेम है। और बच्चों जरा ध्यान से देख लो, अगर ये दोनों ब्लॉक एक साथ चल पड़े, ये ऐसे चल रहे हैं जैसे फेविकोल से चिपके हुए हैं, नो रबिंग, फेविकोल से चिपका दो ना, चलो चिपका देते हैं। अब ये दोनों साथ चल रहे हैं, अगर ये 1 मीटर आगे चले आए तो ये कितना चलेगा? जरा ध्यान देखना, ये भी 1 मीटर चलेगा। रस्सी की ये लेंथ तो फिक्स्ड है, ये तो बदलने से रही। अगर ये दोनों के दोनों ऐसे 1 मीटर आगे खिसक आए तो यहां रस्सी 1 मीटर लंबी हो जाएगी। ये लेंथ फिक्स्ड है तो यहां 1 मीटर छोटी होनी पड़ेगी। मतलब अगर ये दोनों 1 मीटर चले तो इसको भी 1 मीटर चलना पड़ेगा। क्या क्या कंक्लूजन ड्रॉ कर रहे हैं हम? हमने कंक्लूजन ड्रॉ किया कि यहां जो फ्रिक्शन है वो स्टैटिक है, मतलब रबिंग नहीं हो रही है। रबिंग नहीं हो रही है मतलब दोनों साथ चल रहे हैं, जैसे कि फेविकोल से चिपका दिए गए हों, ऐसा चल रहे हैं। अब दोनों अगर साथ चल रहे हैं तो ये दोनों जितना भी डिस्टेंस चलेंगे उतना ही इसको भी चलना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ये सिस्टम चल रहा है तो इन सभी ब्लॉक्स के एक्सेलरेशन सेम है, और कुछ हो ही नहीं सकता। सोच के देखिए, इन सभी ब्लॉक्स के एक्सेलरेशन सेम है, ऑब्वियसली, इजंट इट? अगर सिस्टम चल रहा है, इसका एक्सेलरेशन ए तो इसका भी ए, तभी ये दोनों साथ चलेंगे, तभी फ्रिक्शन स्टैटिक होगा। और ये दोनों अगर ए एक्सेलरेशन से चल रहे हैं तो इसको भी उसी एक्सेलरेशन से चलना पड़ेगा, क्योंकि स्ट्रिंग फिक्स लेंथ की है। तो होल सिस्टम अगर चल रहा है
तो सेम एक्सेलरेशन से चल रहा है। तो जब मान लेते हैं 1 मिनट के लिए कि इस पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन ये है, ये एक दोनों तीनों ब्लॉक एक साथ चल रहे हैं, राइट। तो ऑब्वियसली मैं लिख सकता हूं कि जो एक्सटर्नली अप्लाइड फोर्स है, गौर कीजिए, एफ, मैं तीनों ब्लॉक को एक सिस्टम ले रहा हूं। जो दिख रहा है बोर्ड पे आपको वो सब मेरा एक सिस्टम है। सिस्टम का मास है 50 + 20 70 और 575 kg। इस सिस्टम पे एक्सटर्नल टोटल फोर्स कितना दिख रहा है? F माइनस ये फ्रिक्शन। और बिकॉज हम ये बोल रहे हैं कि चल रहे हैं, ये अगर ये चल रहे हैं तो यहां रबिंग हो रही है, ये चल रहा है, घिसट रहा है, तो ये फ्रिक्शन तो काइनेटिक ही हुआ, उसकी वैल्यू तो 15 न्यूटन ही होगी फिर। तो प्लीज ध्यान दीजिए, इस पूरे सिस्टम के ऊपर लगने वाला टोटल फॉरवर्ड फोर्स F - 15 न्यूटन, F - 15 न्यूटन। दिस मस्ट बी इक्वल टू मास 75 kg इंटू एक्सेलरेशन। अगर ये सिस्टम चल रहा है तो इसका एक्सेलरेशन इतना होगा, डिपेंडिंग ऑन वैल्यू ऑफ F। अभी हम उस पर आते हैं। अगर चल रहा है तो तीनों साथ चल रहे हैं, और अगर तीनों साथ चल रहे हैं तो तीनों को अलग अलग क्यों कंसिडर करना? टोटल फॉरवर्ड फोर्स इज F माइनस दिस फ्रिक्शन। दिस फ्रिक्शन इज 15 बिकॉज ये चल रहा है, रबिंग हो रही है, तो नेचुरली काइनेटिक फ्रिक्शन है और वो 15 न्यूटन है। तो टोटल फॉरवर्ड फोर्स F - 15 दैट इज इक्वल टू मास 75 kg इंटू एक्सेलरेशन। दैट इज वन इक्वेशन दैट वी ऑब्टेन। नाउ इन दोनों ब्लॉक, छोटे ब्लॉक्स के मोशन को जरा अलग से स्टडी करते हैं। आइए देखते हैं, इस ब्लॉक के मोशन को स्टडी करते हैं। कौन कौन से फोर्सेस पे लग रहे हैं बच्चों? एक है इसका टेंशन, रस्सी का टेंशन। एक्चुअली क्वेश्चन में टेंशन भी निकालने को कहा गया था। ये रस्सी का टेंशन और इस पे लगने वाला फ्रिक्शन फोर्स। अब अगर ये सिस्टम चल रहा है, जैसा हमने कहा चल रहा है, यहां फ्रिक्शन 15 होगा, इसका डबल है ये वाला फ्रिक्शन, तो ये तो पक्का 30 है। ये अगर आगे जाना चाह रहा है तो ये फ्रिक्शन फोर्स ही तो इसको खींच के ले जा रहा है छोटे ब्लॉक को। वो फ्रिक्शन फोर्स कितना है? 30। हम सिर्फ इसके मोशन को स्टडी करते हैं अगर, तो इस पे नेट फॉरवर्ड फोर्स कितना होगा? ये फ्रिक्शन फोर्स 30 न्यूटन, 30 माइनस टेंशन इज मास ऑफ द ब्लॉक 20 इंटू इट्स एक्सेलरेशन। ऊपर जो ब्लॉक रखा है 20 kg का, उसके मोशन के लिए इक्वेशन बनाया मैंने। कैसे? ये फ्रिक्शन 15 है तो ये फ्रिक्शन 30 है, 30 माइनस टी नेट फोर्स दैट इज मास 20 kg इंटू एक्सेलरेशन है। हम कह रहे हैं कि चल रहे हैं, सिस्टम चल रहा है, सभी के एक्सेलरेशन सेम है। ये मेरा दूसरा इक्वेशन। इस पे आ जाए, रस्सी एक ही है, कहीं कोई फ्रिक्शन नहीं है रस्सी पे, ये टेंशन है और इस पे F2 जो है 15 न्यूटन है। तो इस ब्लॉक का मोशन क्यों हो रहा है? क्योंकि इस पे नेट फॉरवर्ड फोर्स है T - 15। ये फोर्स है, मास कितना है? 5 kg, एक्सेलरेशन कितना है? A। अगर मैं नीचे वाले दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर दूं तो मुझे T और A मिल जाएगा, और सॉल्यूशन भी बेहद आसान है। आप अगर सिंपली इनको जोड़ भर दें तो ये T कैंसिल हो गया, ये इधर 15 हो गया और ये इधर 25 हो गया। इससे आपको A मिल गया 3/5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर ये सिस्टम चल रहा है और जैसा क्वेश्चन कह रहा है कि इस फ्रिक्शन से ये फ्रिक्शन डबल है, अगर ये बात सच है तो सिस्टम का एक्सेलरेशन 3/5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होना चाहिए। अब अगर एक्सेलरेशन 3/5 है तो यहां से आप F का कैलकुलेशन कर सकते हैं। क्यों? पूरे सिस्टम को, तीनों ब्लॉक के सिस्टम को हम एक ऑब्जेक्ट मान लें तो उनका एक्सेलरेशन 3/5 होने के लिए रिक्वायर्ड फोर्स F कितनी होनी चाहिए? F - 15। ये सब अंदर के टेंशन वेंशन ये सब इंटरनल फोर्स हो गए। एक्सटर्नल फोर्स इस सिस्टम पे F है और ये फ्रिक्शन है, तो कैपिटल F - F2 दैट इज 15 मस्ट बी इक्वल टू 75 है। एक ही जगह पे अगर आप यहाँ 3/5 लिख देंगे तो आपको F की वैल्यू मिल जाएगी। F - 15 75 इंटू 3/5, आई गेस दिस इज 45, चेक कर लेना। 75 इंटू 3/5, यस इट इज 45, therefore applied force is 60 न्यूटन। फोर्स की वैल्यू है 60 न्यूटन। 60 न्यूटन माइनस 15 न्यूटन, टोटल फॉरवर्ड फोर्स है 45 न्यूटन। 45 न्यूटन 75 kg के मास को मूव कर रहा है। 45/75 दैट मीन्स 3/5 सिस्टम का एक्सेलरेशन है।
अब आपके मन में आता होगा कि क्या जरूरी है कि ये सिस्टम मूव करे, क्या जरूरी है कि ये सिस्टम मूव करे। यहां फ्रिक्शन स्टैटिक है, ये समझ में आ गया, ठीक है। ये भी तो हो सकता है कि हमारा फोर्स बहुत कमजोर है और ये सिस्टम मूव नहीं कर रहा है। तो क्या दूसरी पॉसिबिलिटी है, क्या दूसरा आंसर भी हो सकता है, चेक करते हैं। ये सिस्टम, ध्यान दीजिएगा, यहां रबिंग नहीं हो रही है। अगर चलेंगे तो ये दोनों साथ, और ये दोनों अगर चले साथ तो इसको भी उसी एक्सेलरेशन से चलना पड़ेगा। अब हमारे मन में यह सवाल आता है कि नहीं, अगर कुछ भी ना चल रहा हो, चलेंगे तो तीनों साथ, और नहीं तो नहीं चलेंगे। तो कुछ भी नहीं चल रहा हो, यह सिचुएशन कब हो सकता है? जब आप कोई फोर्स मत लगाओ। अगर F0 हो तो भी ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि F1 इज इक्वल टू 2F2। अगर मैं इसे खींचू ही नहीं तो यहां तो फ्रिक्शन जीरो ही होगा ना, अरे जीरो ही होगा ना, तो यहां भी फ्रिक्शन जीरो है, तो ये फ्रिक्शन उसका डबल है। हाँ है, बिल्कुल है, 0 × 2 इज 0। अगर मैं इसको खींचू ही नहीं, कोई फोर्स ना लगाऊं, F0 हो तो भी ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है। ये भी एक आंसर हो सकता है, बट बहरहाल क्वेश्चन में लिखा है कि फोर्स इज अप्लाइड, तो वी शुड नॉट एज्यूम दैट फोर्स इज 0। बट एनीवे, if this force is 0, then the given condition is satisfied. That could be an answer. If it is allowed that this force is 0, then yes, F0 is also a solution. Right, anyway, that is not the case that we want to discuss. We want to assume that we are applying a small force, system is not moving. Let us say I am applying a force of 10 Newton. Now, if you apply a force of 10 Newton, this friction can adjust itself to 10 Newton and nothing will move. फिर से मेरी बात को ध्यान से सुनो, चलेंगे तो तीनों साथ, नहीं तो नहीं चलेंगे, ये तो हम डिस्कस कर चुके। ये फोर्स अगर 10 न्यूटन है तो ये फ्रिक्शन 15 तक जा सकता है। इस पूरे को अगर मैं एक सिस्टम मान रहा हूं, ये 10 न्यूटन लगाने से ये फ्रिक्शन 10 पे एडजस्ट हो जाएगा, सिस्टम नहीं चलेगा। हम 15 न्यूटन लगाएं तो ये फ्रिक्शन 15 पे एडजस्ट हो जाएगा, सिस्टम नहीं चलेगा। अगर मैं 12 लगाऊं तो ये फ्रिक्शन 12 पे एडजस्ट हो जाएगा, सिस्टम नहीं चलेगा। So if I apply a small force, say less than 15, then obviously system is not going to move. System is not going to move. If the system does not move, is it possible that this friction is double of this? If the system does not move, is it possible that this friction is double of this? Of course this is not possible. Of course this is not possible. How is it possible? कोई कुछ भी नहीं चल रहा है, कुछ भी नहीं चल रहा है, तो दिस T इज इक्वल टू F1 इस ब्लॉक के लिए। कुछ भी नहीं चल रहा है तो दिस T इज इक्वल टू F2 इस ब्लॉक के लिए। अगर सिस्टम चलेगा तो तीनों साथ, नहीं तो नहीं चलेंगे, ये तो हम पहले कंक्लूड कर चुके हैं। जो क्वेश्चन में दिया है कॉन्टेक्स्ट, उस कॉन्टेक्स्ट में अगर नहीं चल रहा है कुछ भी, इस ब्लॉक को सिर्फ सोचें तो इस पे लगने वाला फ्रिक्शन टेंशन के बराबर है, और इस ब्लॉक को सोचें तो इस पे लगने वाला टेंशन फ्रिक्शन के बराबर है, और टेंशन तो एक ही है। मतलब F1 और F2 बराबर है। अगर सिस्टम नहीं चल रहा है तो F1 और F2 बराबर है, पर क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन तो कह रहा है कि F1 F2 का डबल है। अगर सिस्टम नहीं चल रहा है तो F1 F2 का डबल हो ही नहीं सकता है। अगर सिस्टम नहीं चल रहा है तो F1 F2 का डबल नहीं हो सकता है, इसलिए सिस्टम को चलना पड़ेगा। सिस्टम इज डेफिनेटली मूविंग। और जैसा मैं पहले आर्गुमेंट दिया था, अगर भूल गए थे तो वीडियो के शुरू के 2-4 मिनट फिर से देख लो। मैंने आर्गुमेंट दिया कि अगर चलेंगे तो तीनों साथ चलेंगे, तो तीनों साथ चलेंगे, मान लिया एक्सेलरेशन ये होगा, और इस केस में मान लिया F1 F2 का डबल है। तो जब हमने सोल्यूशन किया तो हमें दिखा कि इस केस में एक्सेलरेशन 3/5 होना चाहिए, अप्लाइड फोर्स 60 न्यूटन होना चाहिए। यही इस क्वेश्चन का सही सोल्यूशन है। ऑफ कोर्स इस केस में अगर आप टेंशन निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं। इस ब्लॉक को कंसिडर कर लीजिए, T-15 इज मास ऑफ दिस ब्लॉक इनटू एक्सेलरेशन लिख दीजिए, टेंशन मिल जाएगा। ये क्वेश्चन मैंने इसलिए चुना बच्चों डिस्कस करने के लिए, क्योंकि मैंने देखा कि बुक्स में पता नहीं बहुत सारे केस 1, 2, 3 करके बड़े लंबे चौड़े से अजीब से सोल्यूशन दिए हुए हैं, जो आपको बहुत कंफ्यूजिंग लगते हैं। मेरा मानना है 99.9% बच्चों को नहीं समझ में आता कि क्या लिखा हुआ है, जबकि ये क्वेश्चन बेहद सिंपल है। हम सिंपली ऐसे सोचें तो सटीक आंसर तक पहुंच जाते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर पसंद आया तो थोड़ा तो शेयर करो आगे,
थोड़े तो सब्सक्राइबर बढ़ाओ। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से किसी और बढ़िया क्वेश्चन के साथ। बाय बाय।